Welcome to Coco Cartoons. पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा रईस आदमी रहा करता था, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य की अभी शादी नहीं हुई थी और उसके माता पिता भी चल बसे थे। वह अकेला ही सारी संपत्ति का मालिक था। उसने सारे गांव वालों को कर्जदार बनाया हुआ था। गांव वाले उसका ब्याज दे देकर थक गए थे। आदित्य के घर एक आदमी जिसका नाम रामदिन था। वो सालों से काम करता आ रहा था। वह आदित्य से बड़ा था और आदित्य भी बचपन से उसे अपने घर में काम करते हुए देखता आया था। इसलिए आदित्य उस पर बहुत भरोसा भी करता था। गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। 10 साल बीत चुके हैं, अभी तक मैं पूरी रकम नहीं चुका पाया हूँ। अरे रकम क्या, मैं तो रकम की एक पाई भी नहीं दे पाया हूँ। अभी तक ब्याज चुका रहा हूँ। पता नहीं यह सब कब खत्म होगा। छोटे सरकार ने ब्याज ही इतना लगाया है कि मरते दम तक शायद मुझे ब्याज ही चुकाना होगा। अरे हरिया, यह तुम्हारी ही नहीं, पूरे गांव की कहानी है। गांव के सभी लोग ब्याज दे देकर तंग आ चुके हैं। भला इतना ब्याज कोई लगता है भला? लेकिन छोटे सरकार ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। बस वह अपनी तिजोरी ही भरते जा रहे हैं। बचपन से ही इतने ऐश और आराम में पले बड़े हैं। वह हम गरीबों की दशा क्या समझेंगे? इसलिए मन में आया वह ब्याज मांग रहे हैं और हम भी मजबूर है, क्या करें? पूरे गांव वालों की जमीन उनके पास गिरवी पड़ी है। रामदीन उनकी बातें सुनता है। उनकी बातें सुनकर रामदीन को बहुत दुख पहुंचता है और रामदीन गांव के लोगों के दुखों को भली भांति समझता है, लेकिन वह भी मजबूरी के कारण कुछ नहीं कर पाता। एक साल गांव में अकाल पड़ जाता है। किसी के पास ब्याज के पैसे देने के लिए धन नहीं होता। तब रामदिन आदित्य से कहता है, छोटे सरकार, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो रामदिन, क्या बात है? छोटे सरकार, इस साल गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा है। गांव में सभी बहुत परेशानी में है। किसी के पास ब्याज देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। यहाँ तक कि उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। मेरी आपसे विनती है छोटे सरकार, इस साल आप गांव वालों का ब्याज माफ कर दीजिए। उन्हें इस साल के लिए छूट दे दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो रामदीन? बिल्कुल भी नहीं, मैं कतई ऐसा नहीं करूंगा। वह तो इन गांव वालों को मुझसे कर्जा लेने की पहले सोचना चाहिए था। अब मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मैं किसी भी हालत में अपना ब्याज ना कम करूंगा और ना ही माफ करूंगा। वह चाहे भूखे क्यों ना मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें उन लोगों की तरफदारी करने के लिए मैंने यहां नहीं रखा है। जाओ और सबसे ब्याज की रकम वसूल करके लाओ, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। यह बात सुन रामदिन बहुत डर जाता है और निराश होकर घर चला जाता है। रामदिन को निराश देखकर उसकी पत्नी लक्ष्मी कहती है, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? लक्ष्मी, तुम तो जानती हो इस साल कितना भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। इसका असर पूरे गांव वालों पर हुआ है। मैंने छोटे सरकार से इस साल ब्याज न लेने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वह किसी भी हालत में अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे समझ नहीं आता छोटे सरकार इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं। उन्हें लोगों पर जरा भी दया नहीं आती। अब तुम ही बोलो, गांव के लोग कहां से उनके पैसे लौट आएंगे? उन्होंने मुझे लोगों से ब्याज की रकम इकट्ठा करने के लिए कहा है। अगर मैं यह नहीं कर पाया तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी है। अब तुम ही बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे लगता है छोटे सरकार अकेले रहते हैं।
उनके ना ही माँ बाप है और ना ही भाई बहन, इसलिए उनका दिल बहुत कठोर है। इसलिए उन्हें लोगों पर दया नहीं आती। उनके मन में दया की भावना है ही नहीं। अगर उनका कोई करीबी होता तो शायद उनके मन में दया की भावना होती, प्रेम की भावना रहती, लेकिन अकेले रहने के कारण वह ऐसे हैं। मेरे पास एक तरकीब है। मुझे लगता है अगर उनकी शादी हो जाए तो शायद उनके मन में लोगों के प्रति दया आ जाएगी। कहीं ना कहीं उनका स्वभाव बदल जाएगा। और हाँ, उनकी शादी एक ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो स्वभाव की बहुत अच्छी हो, लोगों पर दया दिखाने वाली हो, उनके जैसी कठोर दिल वाली ना हो। अगर ऐसी लड़की से उनकी शादी हो जाती है तो मुझे लगता है वह लड़की इनको पूरी तरह से बदल देगी। कहीं ना कहीं लक्ष्मी तुम सही कह रही हो। छोटे सरकार का परिवार नहीं है ना, शायद इस वजह से वह ऐसे हैं। लेकिन लक्ष्मी, हम ऐसी लड़की कहाँ से लाएं? मेरी बात मानिए तो आप गांव के लोगों के बीच जाइए और उनसे यह बात कहिए। हमें हमारे गांव में से ही किसी एक लड़की को चुनना होगा, क्योंकि वह लड़की गरीब घर की और हमारे गांव की ही रही तो वह गांव वालों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ पाएगी और गांव वालों के हित में ही निर्णय करेगी। ऐसा करने से हमारे गांव का ही भला होगा। और उसे एक बहुत ही रईस घर की लड़की बनाकर छोटे सरकार के सामने भेजना होगा। और छोटे सरकार को कानों कान खबर ना हो पाए कि वह लड़की हमारे ही गांव की गरीब घर की लड़की है, वरना वह शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। लक्ष्मी, ये तो बहुत जोखिम भरा काम है। अगर उन्हें पता चला तो? नहीं पता चलेगा। यह सब हम गांव वालों की भलाई के लिए कर रहे हैं और सारे गांव वाले इसमें हमारा साथ जरूर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है उन्हें किसी से पता नहीं चलेगा। ठीक है लक्ष्मी, तुम कहती हो तो मैं अब भी गांव वालों के पास जाकर इस बारे में बात करता हूँ। रामदीन गांव वालों के बीच जाकर यह सारी बातें बताता है। गांव वाले इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव वालों के मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठती है। फिर गांव वालों में एक गरीब लकड़हारा अपनी बेटी कुसुम की शादी आदित्य से करने के लिए तैयार हो जाता है। कुसुम दिखने में काफी खूबसूरत होती है। फिर रामदीन कुसुम को अपने घर लेकर जाता है और उससे कहता है, देखो कुसुम, तुम आज से अपना नाम भूल जाओ। तुम्हारा नाम अब कुसुम नहीं, अनीता होगा। जब छोटे सरकार तुम्हें नाम पूछेंगे तब तुम अनीता कहना। जब छोटे सरकार तुमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ से आई हो, तब तुम उन्हें बताना कि तुम 7 समुंदर पार रहती हो और तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े रईस है। उनकी कई बड़ी बड़ी जहाज है और तुम अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जहाज में आई थी। तब तुम्हारा जहाज डूब गया, तुम्हारा पूरा परिवार मर गया और तुम किसी तरह बच गई और इस गांव में आ गई। ठीक है, आप जैसा कह रहे हो मैं ठीक ऐसा ही कहूंगी। फिर एक दिन रामदीन अपने साथ कुसुम को ले जाता है। जैसे ही आदित्य कुसुम को देखा है तो देखा ही रह जाता है और रामदीन से पूछता है, रामदीन, ये लड़की कौन है? छोटे सरकार, यह लड़की बहुत मुसीबत में है। ये आपके पास मदद मांगने आई है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? और तुम्हें हमसे कैसे मदद चाहिए? जी, मेरा नाम अनीता है। और कुसुम ठीक वैसे ही बताती है जैसा कि उसे रामदीन ने कहा था। अच्छा, तो यह बात है। तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो। हम तुम्हारे घर वाले और रिश्तेदारों का पता लगाएंगे। जब तक उनका पता नहीं लग जाता तुम यहीं हमारे घर में रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। आदित्य उसे पसंद करने लगता है। फिर कुसुम वहीं रहने लगती है
एक दिन रामदीन आदित्य से कहता है, छोटे सरकार, मुझे लगता है अनीता के परिवार वाले शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब वह पूरी तरह से अनाथ और अकेली हो गई है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना अनीता से शादी कर ले। वैसे भी आपकी उम्र हो चली है, आपको आप शादी कर लेनी चाहिए। और अनीता का भी इस दुनिया में कोई नहीं, और वो हैसियत में भी आपके बराबरी की भी है। रामदीन, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था कि वैसे भी मुझे शादी तो करनी ही है। क्यों ना मैं अनीता से ही शादी कर लूं। अनीता पूरी तरह से मेरी पत्नी बनने लायक है, लेकिन क्या वह इस बात के लिए राजी होगी? छोटे सरकार, वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें राजी कर लूंगा। वैसे भी उनका तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई आपत्ति होगी। वह भी मान जाएंगी। ठीक है रामदीन, तुम उससे बात करो। फिर रामदीन फिर से थोड़ी देर बाद आदित्य के पास आकर कहता है, छोटे सरकार, अनीता जी की शादी के लिए एक शर्त है। अगर वह शर्त पूरी होती है तो ही वह शादी करने के लिए तैयार है, वरना नहीं। कैसी शर्त? वह तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। वह आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, हम उसके पास जाते हैं। बोलो अनीता, तुम्हारी क्या शर्त है? मैंने गांव वाले लोगों से सुना है कि तुम गांव वाले लोगों से सालों से ब्याज लेते आ रहे हो, और इस साल तो गांव में बहुत भयंकर विपदा आई हुई है। तो ऐसे में लोग ब्याज कैसे दे पाएंगे? यह गलत है। यह सरासर लोगों पर जुर्म है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे कठिन समय में लोगों से ब्याज लेना चाहिए। मैं ऐसे कठोर दिल इंसान से शादी नहीं कर सकती, जिसके दिल में लोगों के लिए कोई भावना ही नहीं है, कदर नाम की कोई चीज़ नहीं है। गरीबों के प्रति तुम्हें दया की भावना रखनी चाहिए। मेरे पिताजी बहुत बड़े रईस थे, लेकिन हमेशा उन्होंने लोगों पर दया दिखाई है। शायद इसीलिए ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दे रखा था। मैं हमेशा से सोचती थी मेरा होने वाला पति भी मेरे पिता की तरह दयावान हो, नरम दिल हो, और तुम तो उससे विपरीत हो। इसलिए तुमसे शादी करने के लिए मेरा मन नहीं मानता। अगर तुम मेरी एक शर्त पूरी कर सकते हो तो ही मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें लोगों का ब्याज माफ़ करना होगा और उन्हें समय भी देना होगा ताकि वह तुम्हारे पैसे लौटा सके। यह बात सुनकर आदित्य उलझन में पड़ जाता है, लेकिन कुसुम के रूप के आगे वह कमजोर पड़ जाता है। उसे किसी भी तरह कुसुम से शादी करनी होती है, इसलिए न चाहते हुए भी वह कुसुम की शर्त को मान लेता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। रामदीन और सारा गांव बहुत खुश हो जाता है। दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन दूसरे गांव में एक महल जैसे घर का सौदा हो रहा होता है। आदित्य उसे खरीदने के लिए जाता है। तभी वहां एक बहुत बड़ा व्यापारी आकर बोलता है, यह महल तुम्हारे जैसे के पास नहीं, हमारे जैसे रईस के पास होना चाहिए। तुमने इस महल की बहुत कम कीमत लगाई है। विक्रम, हम इसके दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह महल मेरा ही होना चाहिए। मैं तुम्हें कल के कल ही इसकी कीमत दे दूंगा। उसे महल का मालिक विक्रम यह सुन बहुत खुश हो जाता है और उस दूसरे व्यापारी को वह महल देने के लिए तैयार हो जाता है। आदित्य का वहां बहुत अपमान होता है। यह अपमान वह सह नहीं पाता। वह गुस्से से वहां से चला जाता है और घर जाकर सोचता है, उस आदमी की वजह से मुझे सबके सामने जलील होना पड़ा। आज तक मेरे कभी ऐसे दिन नहीं आए। मेरे सामने मुंह खोलने की किसी की औकात नहीं थी। मेरे जितना रईस आदमी आसपास के कई गांव में नहीं था, लेकिन आज मेरे पास इतना धन नहीं है। यह सब अनीता की शर्त की वजह से हुआ है। मैंने गांव वालों को ब्याज माफ कर दिया। आज मेरे पास पैसों की कमी है,
वरना आज मेरे पास इतना धन होता कि वह महल में ही खरीदता। वो व्यापारी अपने आप को बहुत रईस समझता है ना, बहुत इतरा रहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। मैं भी देखता हूं वह कल को महल कैसे खरीदता है। वह महल तो मैं ही खरीदूंगा। उसका घमंड ना उतरा तो मेरा भी नाम आदित्य नहीं। आदित्य बहुत गुस्से में होता है। वह अपने आदमियों को बुलाकर उसे व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए भेजता है और आदित्य के लोग उस व्यापारी के घर जाते हैं और उसके तिजोरी से बहुत सारा धन चुरा कर लेकर आते हैं। आदित्य यह देख बहुत खुश हो जाता है। अब मैं देखता हूं कि कल वह महल के लिए पैसे कहां से देता है। फिर दूसरे दिन, हे भगवान, यह क्या हो गया? हमारे घर चोरी हुई तो हुई कैसे? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी तो जिंदगी भर की कमाई चली गई। वह व्यापारी निराश होकर उसे महल के मालिक के पास जाकर बोलता है, माफ करना, लेकिन मैं यह महल नहीं खरीद पाऊंगा। दरअसल मेरे घर बहुत बड़ी चोरी हो गई। मैं तुम्हें इस महल की कीमत नहीं दे पाऊंगा। तभी वहां पर आदित्य आकर बोलता है, ये सब तो बहाने हैं। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि तुम वह महल खरीद पाओ। कल तो बहुत बातें बना रहे थे कि तुम बहुत बड़े रईस हो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। अब क्या हो गया? इसलिए कहते हैं इतना घमंड करना ठीक नहीं, क्योंकि ऊपर वाला जब तमाचा मारता है ना तो उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन वह तमाचा बहुत जोर का लगता है। जो तुम्हें लगा है, तुमने कल मेरा अपमान किया था ना, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने आज तुम्हारे मुंह पर यह तमाचा मारा है। अब तुम्हारी औकात तो मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है, तो तुम क्या यह महल खरीदी करोगे? यह महल तो अब मेरा ही होगा। वह कहते हैं ना, जिसके किस्मत में जो लिखा है वह उसी को मिलकर रहता है। शायद महल मेरे किस्मत में लिखा था, तुम्हारे नहीं, इसलिए यह सब कुछ हुआ। वह व्यापारी चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुसुम को एक बेटी पैदा होती है। आदित्य बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। इधर व्यापारी के पास एक आदमी आकर बोलता है, सेठ जी, उस दिन मैंने आदित्य के लोगों को आपके घर की तरफ आते हुए देखा था। मुझे लगता है शायद उन्होंने ही आपके घर चोरी की है। यह बात सुन व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह अपने आदमियों को आदित्य के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और उसके आदमी कुछ दिन आदित्य के गांव में सब्जी वाला बनकर जाते हैं और लोगों से मेल जोल बढ़ाते हैं और गांव के लोगों से उन्हें कुसुम के बारे में पता चलता है। ये सारी बातें व्यापारी को पता चलती हैं। फिर एक दिन आदित्य कहीं बाहर गया होता है, तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं और वह उसे कहते हैं, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और तुम उसे धोखे के साथ जी रहे हो। तुम्हारा भविष्य बहुत संकट में है। तुम बहुत जल्द बर्बाद हो जाओगे। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे साथ धोखा किसने किया? और कौन सा धोखा? सुनोगे तो तुम्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बताइए ना बाबा, क्या बात है? किसने मेरे साथ धोखा किया है? तुम्हारे घर में जो लड़की है वही एक धोखा है। उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और तो और तुम्हारा सबसे करीबी सेवक रामदीन। धोखे की शुरुआत तो उसने ही की है। वही उस लड़की को तुम्हारे घर लाया है। वह लड़की तुम्हारे गांव की ही एक गरीब लकड़हारे की बेटी कुसुम है, जो तुम्हारे घर पर अनीता बनकर रह रही है। गांव वालों और रामदीन ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सभी मिलकर तुम्हारे धन संपत्ति तुमसे हासिल कर लेना चाहते हैं। नहीं, झूठ। ये सब झूठ है। ये नहीं हो सकता। मैं मान ही नहीं सकता। अगर तुम्हें यह सब झूठ लग रहा है तो जाओ
उसे लकड़हारे के घर जिसकी बेटी तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बनकर रह रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आदित्य उलझन में पड़ जाता है। उसे कहीं ना कहीं बाबा की बातों पर यकीन होने लगता है और वह लकड़हारे के घर जाता है। लकड़हारा जैसे ही आदित्य को अपने घर में देखा है तो बहुत डर जाता है। आदित्य उससे कहता है, तुम्हारी बेटी कुसुम कहाँ है? लकड़हारा बहुत डर जाता है और डर के बारे में कुछ नहीं बोल पाता। सच सच बताओ, अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी कुसुम को मार डालूंगा। नहीं नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हमने ये सब रामदीन जी के कहने पर किया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मेरी बेटी निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। उसने तो बस गांव वालों के लिए रामदीन का साथ दिया था और रामदीन के कहने पर ही आपसे शादी की थी। ये सब रामदीन का किया कराया है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और वह सारी बातें समझ जाता है। फिर गुस्से से घर जाकर वह कुसुम से कहता है, कुसुम जरा यहाँ तो आना। बोलिए ना, क्या बात है? मैंने कुसुम कहा, तुम्हारा नाम कुसुम है क्या? कुसुम घबरा जाती है और बोलती है, जी, वह मैंने ठीक से सुना नहीं। मेरा नाम कुसुम नहीं, अनीता है। झूठी, मक्कार, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अभी के अभी निकल मेरे घर से। तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है और अपनी बच्ची को भी यहां से लेकर जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की और मुझसे शादी करने की? तेरी तो मेरे सामने खड़े रहने की भी औकात नहीं है। दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना तुझे और तेरी बच्ची को मैं अभी यही मार डालूंगा। कुसुम को यह सब सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। कुसुम आदित्य का गुस्सा देख बहुत डर जाती है। इनको यह सारी बातें कैसे पता चली? अब क्या होगा? मुझे लगता है मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, नहीं तो यह मेरी और मेरी बच्ची की जान ले लेंगे। और वहां से चली जाती है। फिर रामदीन वहां आता है और आदित्य रामदीन से कहता है, एहसान फरामोश, तुझे शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है। मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया था और तूने मेरे भरोसे का यह सिला दिया। ये सब तूने मेरी दौलत के लिए किया ना, इसलिए तूने एक भिखारी लकड़हारे की बेटी को यहां लेकर आया। तू उसके जरिए मेरी सारी धन दौलत पाना चाहता था। ये सब तेरी चाल थी। तू तो आस्तीन का सांप निकला। नहीं छोटे सरकार, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने यह सब आपकी दौलत के लिए नहीं किया। मैंने तो बस गांव वालों की भलाई के लिए किया था। आप गांव वालों की तकलीफ समझ ही नहीं रहे थे। वह भी सारे गांव वाले इतना ब्याज कहां से देते? मैंने सबकी भलाई के लिए ही यह सब किया था। मैंने सोचा कि अगर आपकी शादी हो जाए तो आपका भी दिल पिघल जाएगा, आपका भी घर बस जाएगा, कहीं ना कहीं आप बदल जाएंगे। बस यही सोचकर मेरे आपकी शादी करवाई थी। मैंने यह सब खुद के लिए नहीं किया था। मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। बस, अब बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हारे बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तुम सारे लोगों की सच्चाई पता चल गई है। निकल जा मेरे घर से और आइंदा मेरे सामने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामदीन आदित्य को समझने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आदित्य उसकी एक नहीं पता और उसे कम से निकाल देता है और लक्ष्मी को सारी बातें बताता है।
दोनों पति पत्नी बहुत निराश हो जाते हैं। फिर आदित्य के घर वही बाबा आते हैं। आदित्य उन्हें देखते ही बोलता है, बाबा आप और यहाँ? हाँ बेटे, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत परेशानी में हो। हाँ बाबा, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मेरे अपनों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह अनीता एक गरीब लकड़हारे की बेटी निकलेगी, और वह रामदीन जो सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, हमारे दिए हुए टुकड़ों पर पलता रहा है। उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आज आपकी वजह से मैं इन सब की सच्चाई जान पाया। अगर आप ना होते तो मैं तो कभी जान ही नहीं पाता, और एक दिन इस सारे लोग मुझे बर्बाद कर छोड़ते। निराश मत हो बेटा, मेरे पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी लड़की आएगी जिसके आते ही तुम्हारा जिपारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारे पास इतना धन, ऐश्वर्य और सुख आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सब उस लड़की के आने की वजह से होगा। वह लड़की तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली हो वफा होगी। तुम इस लड़की से विवाह करना। तुम्हें जीवन में कभी कोई हरा नहीं पाएगा। क्या आप सच कह रहे बाबा? वह लड़की मुझे कहाँ मिलेगी? कब मेरे जीवन में आएगी? कल सुबह होते ही तुम तालाब के यहाँ जाना। वहां सर्वप्रथम तुम्हें जो लड़की दिखाई देगी वही तुम्हारी जीवन संगिनी बनेगी। तुम कुछ भी करना, लेकिन उसे लड़की से ही शादी करना। उसके आते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह आदित्य तालाब पर जाता है तो उसे सचमुच एक लड़की दिखाई देती है। आदित्य उसे जाकर पूछता है, तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? और तुम इतनी सुबह यहाँ? मैं एक अनाथ हूँ। इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरे रहने का भी ठिकाना नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ ऐसे अकेले घूमने ठीक बात नहीं। तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो। वह लड़की आदित्य के साथ आदित्य के घर आ जाती है। तुम यहाँ आराम से रहो। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुम थोड़ा आराम कर लो। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य अपने कमरे में जाकर सोचता है, अगर मैं इसे आज ही शादी की बात करूं तो अजीब लगेगा। एक काम करता हूं, थोड़े दिन इंतजार कर लेता हूं, उसके बाद ही शादी की बात करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक रात वह लड़की आदित्य के तिजोरी का सारा धन लेकर आधी रात को वहां से भाग जाती है। रामदीन इस साधु बाबा और एक लड़की को वहां से भागते हुए देखता है। रामदीन उनका पीछा करता है। वह साधु बाबा और वह लड़की उस व्यापारी के पास जाकर कहते हैं, हमने आपका काम कर दिया है। आपका सारा धन अब आपके पास वापस आ चुका है। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। अब उस आदित्य को अच्छा सबक मिला होगा। रामदीन सारी बात समझ जाता है कि इन दोनों ने मिलकर आदित्य को फंसाया है। दूसरे दिन सुबह आदित्य पूरे घर में उस लड़की को ढूंढता है। उसे वह लड़की कहीं नहीं मिलती। फिर आदित्य की नजर तिजोरी पर पड़ती है। यह देख आदित्य को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी वहां रामदीन आकर आदित्य को सारी बातें बताता है। आदित्य को यह सारी बातें सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। रामदीन आदित्य को समझाते हुए कहता है, छोटे सरकार, मैंने तो गांव वालों की भलाई के लिए सब किया था। इसमें मेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं था।
और ना ही कुसुम का इसमें कोई स्वार्थ था। अगर ऐसा होता तो कुसुम कब की आपके पैसे लेकर यहाँ से भाग जाती। उसे तो कई मौके मिले थे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तो पूरी निष्ठा से आपकी पत्नी होने का धर्म निभाया है। आप जरा सोच कर देखिए, गांव वाले बहुत परेशानी में थे। इस अकाल में उनके घर में खाने पीने तक को दाना नहीं था। वह आपका कर्ज कहां से लौट आते, और आप किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऐसे में हम क्या करते, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। रामदीन, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। रामदीन वहां से चला जाता है। आदित्य बहुत निराश होकर बैठा होता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। आदित्य को अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मुझे लगता है रामदीन सही कह रहा था। मैं बहुत गलत था। मैंने लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं, कभी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैंने कुसुम के साथ भी बहुत गलत किया है। मैं बहुत बुरा हूं। मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। यह सब मेरे ही किए की सजा मुझे मिली है। अगर मैं उस दिन उसे व्यापारी के घर में चोरी ना करवाता तो आज मेरे घर पर वह चोरी ना करता। मैंने उसके साथ भी गलत किया है, इसलिए शायद मैं आज अकेला रह गया हूं। मेरे साथ कोई नहीं है। आदित्य बहुत निराश रहने लगता है। एक दिन वह कुसुम को लेने उसके घर जाता है और उसके पिताजी से माफी मांगता है और कुसुम को अपने घर वापस लेकर आता है और रामदीन को भी नौकरी पर वापस रख लेता है और पूरे गांव वालों के प्रति उसका नजरिया और बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है।